धन्यवाद छात्रों। कल के सत्र में हम और आपको बैठ के स्वतंत्रता क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में चर्चा किए थे। इस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने यह देखा कि किसी भी मनुष्य की उन्नति के लिए, उसके अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता का होना नितांत आवश्यक है। जब तक मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा, उसके ऊपर हमेशा हर बात में अंकुश रहेगा, तो उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का विकास असंभव है। इसी क्रम में हम लोगों ने यह भी देखा था कि पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता मिलना भी मनुष्य को निरंकुशवाद बना देता है। पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का उपयोग संपूर्ण मनुष्य न कर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है। परिणाम स्वरूप समाज निरंकुश और संघर्षमय स्थिति में आ जाता है। इसलिए कुछ स्वतंत्रता के ऊपर नियंत्रण होना भी अनिवार्य है। उसमें हम लोगों ने यह भी देखा किस प्रकार का नियंत्रण चाहिए। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आइए हम देखें कि स्वतंत्रता के कौन कौन से विभिन्न रूप। स्वतंत्रता का पहला रूप प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस कारण स्वतंत्रता मनुष्य का मौलिक, स्वाभाविक व प्राकृतिक आधार होता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और यह स्वतंत्रता जन्म के समय से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता अपने आप मनुष्य के जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यहाँ कि समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, खाने का स्वतंत्रता, शिक्षा पाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब हमारे प्राकृतिक स्वतंत्रता है और इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। वर्तमान काल में प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो धारणा है उसकी कुछ आलोचना भी की गई है। मानव इतिहास के संदर्भ में प्रकृति की अवस्था एक
कल्पना मात्र है। इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा कल्पना मात्र है। यह सिद्धांत स्वतंत्रता को निरपेक्ष भी मानता है, किंतु स्वतंत्रता व्यवहार में निरपेक्ष नहीं होता है। अर्थात यह पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता है, इस पर प्रतिबंध भी कुछ होता है। कुछ क्षेत्रों की स्वतंत्रताओं में प्रतिबंध भी होता है। समाज या राज्य के अभाव में स्वतंत्रता की हम कल्पना कर ही नहीं सकते, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता सिद्धांत का कुछ अपना ही एक महत्व है, और यह स्वतंत्रता स्वभावतः मनुष्य में यह स्वतंत्रता स्वभावतः मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति का नैतिक विकास के लिए भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। यह जो प्राकृतिक सिद्धांत है प्राकृतिक स्वतंत्रता का, यह प्रत्येक मनुष्य को समान मानता है। अब इसकी दूसरी सिद्धांत है, इसका दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्ति के जिन कार्यों का संबंध केवल उसके अस्तित्व से है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन आता है। इस तरह के प्राकृतिक स्वतंत्रता इस तरह के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में समाज इस स्वतंत्रता को सापेक्ष मानता है। निरपेक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दो रूप हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। बहुलवादी विचारक जहाँ इसे सापेक्ष मानते हैं, वहीं निरपेक्ष विचारक इसकी सापेक्ष नहीं मानकर व्यक्तिगत मानते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक सुधार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भोजन, वस्त्र, धर्म, परिवार आदि से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें हस्तक्षेप न करें। यह है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सरकारी साथ ही समाजवादियों के अनुसार ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम व्यक्तिगत या निजी
व्यक्ति के प्रत्येक कार्य का प्रभाव चूंकि समाज पर पड़ता है, अतः समाज के इन कार्यों को नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दोषों के बावजूद इस सिद्धांत का इसलिए महत्व है कि यह सिद्धांत उस आदर्श को प्रस्तुत करता है जिसका संबंध व्यक्तिगत जीवन से है। अब स्वतंत्रता का तीसरा सिद्धांत आता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता की तीसरी व्यवस्था होती है, तीसरी विशेषता होती है। यह सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता पर, या यूं कहें कि नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो किसी समाज में प्राप्त होता है। यह स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है नागरिक स्वतंत्रता? इसलिए कि इस स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। परंतु नागरिक स्वतंत्रता के भी दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष सकारात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष वह है जिस कार्य को कोई भी नागरिक करता है उससे समाज का अहित नहीं होता है, बल्कि समाज के विकास में उस व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों का सहायता मिलती है। फलस्वरूप उसके विचार आदान प्रदान, उस व्यक्ति के किए गए कार्यों से समाज का विकास होता है। इसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होता है जिसके द्वारा मनुष्य पर किसी मनुष्य के द्वारा किए गए कोई भी कार्य उस समाज में अराजकता, विकास, समाज के विकास में बाधक, संघर्ष की स्थिति, यह सब पैदा करता है। इस प्रकार के स्वतंत्रता पर नागरिकों पर प्रतिबंध है लगाया जा सकता है, और कोई भी नागरिक यदि इस तरह का कोई कार्य करता है जिससे समाज पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उस स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दे सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत जीवन से ही केवल संबंध रखता है। इसका चौथा सिद्धांत है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को शासन के संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।
लास्की का कहना है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ यह होता है कि लोग अपनी इच्छा से सरकार चुनने में अपना मत व्यक्त करता है। यह अधिकार वयस्क होने के बाद खुद व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। व्यक्ति सरकार के गठन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। वह सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार बन सकता है। वयस्क होने पर उसे मताधिकार का अधिकार प्राप्त है और इतना ही नहीं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का भी उसे अधिकार प्राप्त होता है। किस प्रकार के सरकार का विरोध प्राप्त कर सकता है? तो उस प्रकार के सरकार का वह विरोध कर सकता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी स्वतंत्रता का पांचवा सिद्धांत आर्थिक स्वतंत्रता होता है। पांचवा सिद्धांत का मतलब होता है जो कि आर्थिक स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति की उस अवस्था से मतलब रखता है जिसमें वह आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार उसके श्रम का पारिश्रमिक दूसरा व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उपार्जन किए गए पारिश्रमिक को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। उस पर पारिश्रमिक करने वाले व्यक्ति का स्वयं अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ होता है कि मनुष्य अपना दैनिक भोजन करते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षा का सुअवसर प्राप्त करे। उसे आने वाले कल की चिंता न रहे। वह भोजन, अपनी वस्त्र आदि आवश्यकताओं के बाद इस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च करने के बाद अपने पारिश्रमिक से कमाए हुए धन को वह संग्रह भी कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में निश्चित रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। छठा स्वतंत्रता का
सिद्धांत के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि भाषा, धर्म, संस्कृति तथा नस्ल और ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर राष्ट्र का यह अधिकार है कि स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा वह किसी राज्य के अधीन न हो। सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता निरपेक्ष सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता निरपेक्ष होता है, परंतु व्यवहार में यह सापेक्ष होता है। अब सातवां स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है धार्मिक स्वतंत्रता। चूंकि मनुष्य में नैतिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण हाथ रहता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने, पूजा पाठ करने, उपासना करने इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। छात्रों, मेरे कहने का तात्पर्य कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी तरह से वह पूजा पाठ कर सकता है, किसी भी देवता का वह उपासक बन सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य को करने का अधिकार नहीं है। राज्य को इस स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी प्रकार के धर्म के प्रति पक्षपात करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, परंतु यदि धार्मिक आचरण सामाजिक तथा नैतिकता के विरुद्ध अगर होता है तो राज्य को इस तरह की स्वतंत्रता के विरुद्ध अंकुश लगाने का भी अधिकार प्राप्त है, या यूँ कहें राज्य को इस पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। अब स्वतंत्रता की 8वीं सिद्धांत इसका नैतिक स्वतंत्रता होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को नैतिक चरित्र से युक्त होकर जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान होता है। यदि मनुष्य नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता है तो उसे नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र माना जाता है। व्यक्ति यदि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ
आदि से बचकर तथा सद्गुणों को यदि स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाएगा। परंतु यदि व्यक्ति सद्गुणों की उपेक्षा करता है और अवगुणों को स्वीकारते हुए किसी भी प्रकार का स्वार्थपूर्ण काम करता है, केवल वह अपने ही विकास के लिए कार्य करता है और उसके इस विकास से समाज के दूसरे वर्गों या समुदायों का नाश होता है, तो ऐसे स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस दृष्टि से उसे या अर्थात नैतिक दृष्टि से उसे हम स्वतंत्र नहीं कर सकते। लोकतंत्र की सफलता के लिए मनुष्यों में नैतिक चरित्र का होना बहुत आवश्यक है। तो ये थे स्वतंत्रता के सिद्धांत, और इन सिद्धांतों के अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता जितनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उतना ही उस पर नियंत्रण भी होने चाहिए, जिसे वह स्वतंत्रता का नियंत्रण, स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं कर सके। सारांश यह कि स्वतंत्रता तो अवश्य ही मिलनी चाहिए, परंतु इस स्वतंत्रता का प्रभाव किसी दूसरे मनुष्य पर, समाज पर गलत ढंग से न पड़े, इसलिए उस पर निरंकुश का भी होना आवश्यक है। यही हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसकी उपयोगिता एवं कार्य। धन्यवाद।